हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री क्लासेस क्लास 11th केमिस्ट्री प्लस नीट प्लस जेई के सेगमेंट में मैं श्रवण कुमार आप सभी बच्चों का एक बार फिर से वेलकम करना चाहता हूं। बच्चों आज हमारा 11th क्लास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन का लेक्चर नंबर 3 है। लास्ट लेक्चर में भी हम लोगों ने मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स की बात की थी और आज हम लोग फिर दोबारा से उसी पॉइंट से अपनी टॉपिक को शुरू करते हैं जहां पर हमने लेक्चर नंबर 2 कंप्लीट किया था। आपको याद होगा बोर्ड पर जो लिखा हुआ है, हम लोगों ने लेक्चर नंबर 2 यहीं पर कंप्लीट किया था। एल्केन बनाने का मेथड नंबर 3 है बाय डीकार्बोक्सिलिक एसिड या फिर डीकार्बोक्सिलेशन बाय कार्बोक्सिलिक एसिड और इट्स सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट। उसके अंदर एक पहला मेथड जो था वो है बाय डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ CO2। क्या होता है, जब हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड या उसके सोल्ट को हम लोग हीट करते हैं सोडा लाइम के साथ NaOH प्लस CaO की प्रेजेंस में, तो CO2 गैस लॉस कर देता है कार्बोक्सिलिक एसिड। और CO2 गैस जो लॉस होती है वो अकेली ऐसे बाहर निकलती, वो फाइनली सोडियम कार्बोनेट बनाती है, क्योंकि सोडियम कार्बोनेट जो बनता है वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है और ऐसी एल्केन प्रोड्यूस होती है जिसमें एक कार्बन कम होता है एज कंपेयर टू कार्बोक्सिलिक एसिड। कारण क्योंकि एक कार्बन CO2 की फॉर्म में एलिमिनेट हो जाता है। इसीलिए यहां पर हम लोग ऐसी एल्केन्स बनाते हैं जिनमें एक कार्बन कम हो। तो अगर आपको कहीं पर ऐसी एल्केन बनानी हो जिनमें एक कार्बन कम आपको दिखाना हो, शो करना, तो आप लोग इस वाली रिएक्शन की हेल्प ले सकते हैं। तो चलिए खैर, मैं अभी एक दो एग्जांपल और मैं इसके डिस्कस करना चाह रहा हूं आपके सामने डीकार्बोक्सिलेशन के, क्योंकि थ्योरी वाला पॉइंट तो हमने आपके सामने एक्सप्लेन कर ही दिया था और अब मैं एक दो एग्जांपल और डिस्कस करना चाह रहा हूं। ठीक है, तो डीकार्बोक्सिलेशन के एक दो और एग्जांपल जरा देखिए आप लोग कि कैसे वहां पर एल्केन या फिर हाइड्रोकार्बन बनता है। डीकार्बोक्सिलेशन की बात कर रहा हूं बच्चों में। एग्जांपल नंबर 2, पहला एग्जांपल हो चुका है। एग्जांपल नंबर 2 ये रहा, CH3 CH2 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 COO Na। NaOH प्लस CaO की प्रेजेंस में हीट करना है सोडा लाइम की प्रेजेंस में। ये इतना हिस्सा यहां से बाहर निकलता है, इतना हिस्सा ये ऐसे बाहर निकलता है। ये H यहां लग जाता है और एक कार्बन कम की एल्केन बनती है। और प्लस Na2O और प्लस CO2, और ये दोनों मिलकर क्या बना लेते हैं, ये दोनों मिलकर बना लेते हैं Na2CO3। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3, अगर मान लिया हमें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बनाना हो, ये बेंजीन पर लगा हुआ कार्बोक्सिलिक ग्रुप उसका सॉल्ट है, हीट करना है हमें NaOH प्लस CaO के साथ। जैसे ही गर्म करेंगे यहां से हिस्सा बाहर निकल जाएगा और बेंजीन बन जाएगी प्लस Na2CO3। तो ये दो एग्जांपल मैंने आपके सामने और डिस्कस कर दिए बच्चों डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस के। ठीक है, ये भी एल्केन बनाने का एक मेथड है। अब जो आपके सामने नेक्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड से ही एल्केन बनाने का जो नेक्स्ट मेथड है वो मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं और उसके अंदर आता है बाय कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। ये हेडिंग है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, देखते हैं उसके अंदर क्या है। ठीक है, जरा एक बार नोट करिए आप लोग इसे। तो एल्केन बनाने का आपके सामने बच्चों
तीसरा मेथड है। तीसरे मेथड में एक और पार्ट जो बचा हुआ था वो डिस्कस कर देते हैं बच्चों। क्या है ये है बी सेगमेंट, नाम आता है बाई कोल्बेज इलेक्ट्रोलाइसिस। कोल्बेज इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है? इसमें भी हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम पोटेशियम सोल्ट लेते हैं। क्या करते हैं इसके अंदर? व्हेन इलेक्ट्रिसिटी is passed through aqueous solution of sodium or potassium salt of carboxylic acid, then alkanes with even number of carbon, यहां भी even number of carbon की एल्केन बनती है, is obtained, alkane with even number of carbon is obtained, ऐसा यहां पर होता है। तो पहले तो एक इसकी जनरल सी रिएक्शन देख लो। ये है सोडियम या फिर पोटेशियम सोल्ट, किसी भी कार्बोक्सिलिक के हो सकते हैं। H2O में रिएक्शन क्योंकि एक्वस कंडीशन है, करंट पास करेंगे, ठीक। तो यहां से क्या क्या बनेगा? एक तो बनेगी एल्कीन, एक यहां से 2 मॉलिक्यूल CO2 बाहर निकलेंगे, एक यहां से हाइड्रोजन बाहर निकलेगी और एक यहां से 2 मोल्स ऑफ NaOH बाहर निकलेंगे। ये चीजें यहां से बाहर निकलेंगी और साथ में CH3 ऐसी एल्केन बनेगी जिसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन। अब इसका पूरा मैकेनिज्म भी है भाई आपके सिलेबस में। मैकेनिज्म में क्या होता है कि पहले तो अगर मैं स्टेप वाइज बात करूं, पहले स्टेप में ये जो मॉलिक्यूल है ये अपने आयंस में टूट जाता है। CH3COONA, ये 2 मॉलिक्यूल ऐसे करके टूटते हैं, CH3COO माइनस और +2 टाइम्स Na प्लस, ये टूट जाते हैं। अब आपको पता है इस बात का कि जब करंट हम लोग पास करते हैं तो वहाँ पर एनोड और कैथोड 2 टर्मिनल्स होते हैं, एक एनोड और एक कैथोड। एनोड पॉजिटिव होता है, कैथोड नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव वाला चार्ज तो मूव करता है एनोड के ऊपर और पॉजिटिव वाला मूव करता है कैथोड के ऊपर। एनोड एंड कैथोड का कॉन्सेप्ट है ये। तो अगर मैं कहूं यहां पर एट एनोड, एनोड पर क्या होता है? एनोड पर नेगेटिव वाला टर्मिनल जाएगा ऐसे, ये इसके 2 मॉलिक्यूल एनोड पर समझ लेना क्या होता है। एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन। क्या होता है बच्चों? ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन लॉस किए जाएंगे यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा क्योंकि 2 मॉलिक्यूल है और ये चार्ज इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके ये बना लेगा CH3COO, ये रेडिकल, ठीक है। ये 2 बनेंगे आपके कार्बोक्सिलेट रेडिकल,
कार्बोक्सिलेट फ्री रेडिकल, रेडिकल बनते हैं यहां पर। ये रेडिकल यहां से CO2 लॉस करते हैं। कैसे? ये अपना इलेक्ट्रॉन इधर दे देगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर दे देगा। फ्री रेडिकल आपको बताया था हमने, होमोलिटिक फिशन से बनते हैं, जिससे कि बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन एक इधर चला जाए, एक इधर चला जाए। ठीक है, लास्ट लेक्चर में, लास्ट जो चैप्टर था आपका GOC वाला, वहां पर बताया था आपको फ्री रेडिकल, कार्बोकेटाइन, कार्बोनाइन। तो ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा और इधर जाएगा, ये यहां पर CO2 की फॉर्म बाहर निकलेगी तो, और यहां पर दो बनेंगे मिथाइल रेडिकल, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इधर गया तो यहां रेडिकल बना देगा, और ये रेडिकल, और रेडिकल रेडिकल मिलकर क्या बनेंगे? CO2। तो यहां से CO2 गैस तो बाहर निकल गई। ठीक, अब ये जो मिथाइल रेडिकल बने, ये आपस में कंबाइन कर जाएंगे सामने से, क्योंकि जब रेडिकल टूटते हैं तो बन भी सकते हैं। रेडिकल सामने से कंबाइन करेंगे, मॉलिक्यूल बन जाएगा। मतलब एनोड पर ही ये काम होगा कि CH3 प्लस CH3 दो रेडिकल आपस में कंबाइन करेंगे और ये बन जाएगा CH3 एल्केन बन गई। रही बात बाकी बचे हुए पोर्शन की, जो H2O होगा वो कहां जाएगा? कैथोड पर, एट कैथोड। क्या होगा कैथोड पर? कैथोड पर रिडक्शन होता है, दो मॉलिक्यूल H2 के इन दो इलेक्ट्रॉन्स जो यहां पर लॉस हुए ना, वो गेन करेगा। मतलब यहां पर लिख दीजिए रिडक्शन। रिडक्शन करने के बाद यहां पर ये बनेगा आपका H2 और दो बनेंगे OH माइनस। ठीक है स्टूडेंट, ये हाइड्रोजन गैस यहां से बन जाएगी। और ये जो OH है, ये किसी और स्टेप में दो Na प्लस और प्लस 2 OH माइनस मिलकर क्या बना लेंगे? 2NaOH। जो मेन रिएक्शन है उसके अंदर कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं? 1 2 3 4। चेक कर लो 4 प्रोडक्ट इस मैकेनिज्म में बने या नहीं बने। मैकेनिज्म यहां से शुरू हो रहा है। ठीक है, पहला स्टेप आपके सामने है, 4 प्रोडक्ट चेक करिए बने नहीं बने। पहला, ठीक है, दूसरा, ठीक है, तीसरा, और ये चौथा। ओके स्टूडेंट, तो ऐसे करके है कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। इस मेथड से भी हम लोग ऐसी एल्केन बना सकते हैं जिनमें इवन नंबर ऑफ कार्बन हो, क्योंकि यहां भी कार्बन का नंबर क्या हो रहा है? डबल ही हो रहा है। समझ गए स्टूडेंट? तो उम्मीद है आप लोग ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ गए होंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू NCERT मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स तो हो चुका है कंप्लीट। ठीक है, हमें पढ़ना अकॉर्डिंग टू NCERT है, चाहे तो बोर्ड एग्जाम के लिए हो, चाहे नीट के लिए हो, चाहे JEE के लिए हो। ये बात अपने दिमाग में आपको बैठा लेनी है कि किसी भी इनमें से किसी भी एग्जाम के लिए हमें NCERT के जो टॉपिक्स हैं उसी के अकॉर्डिंग चलना है। आप लोग पेपर उठा के देख लो कोई भी, ठीक है, NCERT बेस्ड क्वेश्चन ही आते हैं, उससे बाहर नहीं आते 99%। एक आध क्वेश्चन की बात हम लोग क्या करें, वो तो हो भी सकता है कभी कभी, लेकिन 99% मैं आपको ये बिश्योरिटी से बता रहा हूँ कि अकॉर्डिंग टू NCERT हमें चलना है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू NCERT हमारे जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, 3 मेथड थे। पहला अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से, दूसरा कौन सा था? बाई हेलोएल्केन्स, जिसके अंदर 2 पार्ट थे। ठीक है, एक तीसरा बाई कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसके अंदर 2 पार्ट थे। तो कुल मिलाकर अगर मैं काउंट करूं, इन्हें 5 मेथड हमने कंप्लीट करा दिए हैं। समझिए स्टूडेंट, इस वाले मेथड को नोट करिए, अच्छे से बार बार पढ़िए, समझिए, फिर देखिए, बुक की हेल्प लीजिए और तब जाकर अपना टॉपिक पूरा करिए। ठीक है स्टूडेंट, तो पहले से नोट करिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो स्टूडेंट, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड तो हो चुके हैं, सॉरी, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स तो हो चुके हैं कंप्लीट। अब मैं आपके सामने एल्केन्स की पहले 2-3 फिजिकल प्रॉपर्टीज और देन
केमिकल प्रॉपर्टीज मैं आपके सामने डिस्कस करना चाहता हूं। एक बार फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को हम लोग जरा समझ लेते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो हेडिंग है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स। एल्केन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज, दो तीन चीजें मैं यहां पर बताना चाहता हूं। सबसे पहले अगर मैं डिस्कस करूं फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट का मतलब एक तरह से ये मान के चलिए अपीयरेंस, सॉलिड, लिक्विड और गैस कैसी दिखाई देती है। आपको समझना यह है एल्केन्स विद 1 कार्बन टू, एक कार्बन से लेके 4 कार्बन तक की जो एल्केन्स है, 1 to 4 कार्बन आर एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट, गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, ये सब क्या है, गैस। ओके। लेकिन दूसरा पॉइंट, एल्केन्स विद 5 कार्बन टू 17 कार्बन, 17 कार्बन तक की जो एल्केन्स होती है, आर एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट। जैसे डीजल, पेट्रोल, ये सारे जो आपके ऑयल होते हैं लिक्विड स्टेट में जो एग्जिस्ट करते हैं, वो सारे इसी रेंज के आते हैं, 5 कार्बन से लेके 17 कार्बन तक के एल्केन। उसके बाद में एल्केन्स विद 18 कार्बन एंड अबव, 18 एंड 18 से ऊपर जितनी भी एल्केन होंगी आर एग्जिस्ट इन वैक्सी सॉलिड स्टेट। वैक्सी सॉलिड स्टेट का मतलब जैसे वैक्स होती है ना, इस तरह की सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करती है। तो ये तो है बच्चों फिजिकल स्टेट में अपीयरेंस का मतलब दिखने में कैसी होती है वो। दूसरी प्रॉपर्टी मैं यहां पर बात कर रहा हूं सोल्युबिलिटी की, या इससे पहले बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट देखिए, अगर मैं बात करूं एल्केन्स की, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्केन्स इज लोअर देन हेलोएल्केन, अल्कोहल एंड अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो बाकी बचे हुए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है, समझ के बात को, उन सबसे कम है इनका, क्योंकि किसी तरह की बॉन्डिंग यहां पर एग्जिस्ट नहीं करती, बजाय वीक वन डर वाल फोर्स, डिस्पर्सन फोर्स होते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं यहां पर होते। ना डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होता, ना ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती, ना किसी तरह की अदर
कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होती, केवल वीक वैन डर वाल बॉन्ड होता है। लेकिन अगर इन सबको छोड़ दें और खाली एल्केन एल्केन में ही कंपैरिजन किया जाए तो तब बॉइलिंग पॉइंट कैसे चेक किया जाएगा? बट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्केन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है मोलिकुलर मास के। जैसे जैसे मोलिकुलर मास बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, ऑब्वियसली, क्योंकि और कोई फैक्टर यहां पर काम नहीं कर रहा। कभी कभी क्या होता है कि मोलिकुलर मास सेम होता है तो ब्रांचिंग अलग अलग होती है, किसी में ब्रांच कम है, किसी में ब्रांच ज़्यादा है, तो उस केस में ये फैक्टर काम करेगा। इफ मोलिकुलर मास इज सेम, अगर मोलिकुलर मास सेम हो तो इस केस में बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, मतलब ब्रांचिंग जितनी ज़्यादा होगी मोलिकुलर मास उतना ही कम होगा। इसका कारण ये है, ब्रांचिंग ज़्यादा होगी तो सरफेस एरिया कम हो जाएगा, सरफेस एरिया कम हो जाएगा तो क्योंकि जो वैन डर वाल फोर्स होता है वो टच, जितनी सरफेस ज़्यादा टच करती है मॉलिक्यूल की उस पर डिपेंड करता है। ओके, क्योंकि सरफेस एरिया कब बढ़ेगा? जब चेन लेंदी होगी, लंबी चेन होगी, और जब मॉलिक्यूल सिकुड़ जाएगा तो ब्रांच बन जाएंगी, मॉलिक्यूल ग्लोबुलर फॉर्म में हो जाएगा, सरफेस एरिया कम हो जाएगा और जो वैन डर वाल फोर्स है वो कम हो जाएंगे, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। पहले नोट कर लीजिएगा इसे और इसे, और फिर मैं आपके सामने बच्चों डिस्कस करने जा रहा हूँ एक दो एग्जाम्पल की हेल्प से इस वाले केस को। ठीक है, करिए नोट। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चों एक दो, उसके बाद में सोलिबिलिटी की बात करते हैं और फाइनली अपने टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। जैसे आप लोग मान लिया अगर पहले पॉइंट के बेस पर अरेंज करना चाहते हैं, जैसे CH4, C2H6, C3H8 या C4H10, अगर इन्हें अरेंज करना हो तो ये तो सारे स्ट्रेट चेन में मिल सकते हैं ना, इनमें तो कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है। तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट मीथेन का होगा, मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। ठीक है, C3H8 और C4H10, ये है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन अगर आपको ऐसे दो या दो से ज्यादा एग्जांपल दे दी जिनका मॉलिक्यूलर मास सेम, अभी तो मॉलिक्यूलर मास डिफरेंट है, क्योंकि यहां पर आप चेक कर रहे हो बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास जब सेम होगा, जैसे ये CH3 CH2 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 CH3, इसे बोलते हैं N पेंटेन। इसका दूसरा मॉलिक्यूल है CH3 CH2 CH CH3 CH3, इसे बोलते हैं आइसोपेंटेन। और इसका तीसरा मॉलिक्यूल ये, तो फॉर्मूला सेम है, इसे डाल दीजिए नंबर 1, इसे डाल दीजिए नंबर 2 और इसे डाल दीजिए नंबर 3। फॉर्मूला सेम है तो मॉलिक्यूलर मास सेम है, लेकिन ब्रांचिंग सबके अंदर अलग अलग है। तो जिसके अंदर ब्रांचिंग सबसे कम होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है बॉइलिंग पॉइंट ब्रांचिंग के। तो कह सकते हैं सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? इसका होगा। मतलब सबसे कम यहाँ पर
उससे ज़्यादा सेकंड का और सबसे ज़्यादा फर्स्ट का। ये भी है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है आप लोग ये टॉपिक अच्छे से समझ गए होंगे, ये वाला भी और ये सब कुछ। और अब एक लास्ट पॉइंट मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं और वो है सोल्युबिलिटी ऑफ एल्केन्स। कहाँ घुल सकते हैं, कहाँ नहीं घुल सकते। ओके स्टूडेंट, ये आप लोग समझ गए होंगे बात को। लास्ट कॉन्सेप्ट के साथ लेक्चर कंप्लीट करते हैं। और लास्ट कॉन्सेप्ट क्या है? सोल्युबिलिटी, मतलब डिसॉल्व होने की टेंडेंसी। सोल्युबिलिटी तीसरा पॉइंट है ये, सोल्युबिलिटी। देखिए केमिस्ट्री का एक सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है? लाइक डिसॉल्व लाइक। क्या मतलब इसका? इसका मतलब ये है पोलर लाइक पोलर। मतलब जो पोलर होते हैं वो पोलर में घुलते हैं, ठीक है। एंड नॉन पोलर लाइक नॉन पोलर, ये मतलब है इसका, ठीक। तो कह सकते हैं जो एल्केन्स होती हैं वो कैसी होती है? नॉन पोलर। एल्केन्स आर non-polar and they can't dissolve in polar solvent। पोलर सॉल्वेंट में ये डिसॉल्व नहीं हो सकते। और पोलर सॉल्वेंट का मतलब जैसे कि वाटर। यही कारण है कोई भी ऑयली सब्सटेंस पानी में नहीं घुलता, ठीक है। बट कैन बी डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। और नॉन पोलर सॉल्वेंट कौन से होते हैं? दैट इज इन CCl4, C6H6 एक्सेट्रा। तो ये है घुलने की टेंडेंसी, कहाँ घुल सकते हैं, कहाँ नहीं घुल सकते। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल डिटेल के साथ में कंप्लीट कर दी है। इम्पोर्टेंट है आपके हर तरह के एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जल्दी से वीडियो स्टॉप करके पहले तो उसे नोट करिए, अपनी बात को कंप्लीट करते हैं, लेक्चर पूरा करते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग शुरू करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो चलिए स्टूडेंट, आज के लेक्चर को तो यहीं पर कंप्लीट कर देते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में एल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के साथ। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।